हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी सन 2018 नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यूज़। इनके एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना किसी समय गंवाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, क्रोनिक डायरिया इज़ कॉज्ड बाय। क्रोनिक डायरिया किसके द्वारा कॉज्ड होता है? क्रोनिक डायरिया कॉज्ड होता है किसके द्वारा? तो क्रोनिक डायरिया कॉज्ड होएगा पैरासाइट। किसके द्वारा? पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा होएगा? इंटेस्टाइन पैरासाइट के द्वारा। कैसे कॉज होगा कि जो इंटेस्टाइन पैरासाइट्स होते हैं वो जिंदे रहते हैं और वो अटैच्ड होते हैं कहाँ पर? अटैच्ड होते हैं कहाँ पर? जो म्यूकोसल सरफेस होती है अपर इंटेस्टाइन की, जो म्यूकोसल सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर क्या होते हैं? वो अटैच्ड रहते हैं और जीवित रहते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? क्रोनिक डायरिया कॉज कर सकता है। क्रोनिक डायरिया मतलब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक होने वाला डायरिया क्या कहलाएगा? क्रोनिक डायरिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी होती है? तो स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी होती है? स्पाइनल कॉर्ड बनी होती है नर्वस टिश्यूज़ की। किसकी बनी होती है? नर्वस टिश्यू की। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? पार्ट ऑफ सीएनएस। क्या है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है? पार्ट है। वही हम बात करें, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट होते हैं वेरियस टाइप ऑफ नर्वस सेल्स के, जो न्यू एक्सॉन को अपने पास रखते हैं, विच हैव ऑन एक्सॉन्स। मसल्स टिश्यूज़ क्या होती है? कंपोज्ड ऑफ सेल दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस बॉडी पार्ट मूवमेंट। बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट कराने के लिए जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं मसल्स टिश्यूज़। वहीं बात करें कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती है? कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट करवाने के लिए काम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिगामेंट जॉइंट्स। लिगामेंट जॉइंट्स क्या है? लिगामेंट जॉइंट्स किसे कहेंगे? तो लिगामेंट जॉइंट्स कहेंगे, कैसे कहेंगे? लिगामेंट्स कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। क्या करते हैं लिगामेंट्स? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़कर रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स बोलेंगे। वन बोन टू अनदर बोन दैट आर कनेक्टेड ऑल्सो नोन एज लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन you suddenly get an attack of diarrhea. If you stop at a nearby drugstore for an over-the-counter period with anti-diarrheal action you will asked for. आप किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हो और रास्ते में उस पेशेंट को डायरिया का अटैक आ गया और आप किसी ड्रग्स पर रुकते हो, और वो ड्रग्स पर रुकने के बाद आप वहाँ इस एक्शन एंटी डायरियल एक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन उस स्टोर वाले से मांगोगे? तो कौन सी मेडिसिन आप उस स्टोर वाले से मांगोगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में आप स्टोर वाले से मांगोगे लेप्रामाइड मांगोगे। क्या मांगोगे? लेप्रामाइड मांगोगे, क्योंकि जो कोडीन होती है, कोडीन क्या काम करती है? प्रोड्यूसिंग ऑफ मॉर्फिन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। और मॉर्फिन क्या काम करता है? माइल्ड और मॉडरेट जो डिग्री पेन होता है उसको रिलीव करता है। क्या करता है? रिलीव पेन। माइल्ड एंड मॉडरेट जो पेन होता है उसको रिलीव करता है। वहीं बात करें हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्या है? कफ सप्रेसेंट है। क्या है? कफ सप्रेसेंट, यानी कि खांसी वाले पेशेंटों में इसको दी जाती है। किस पेशेंटों में दी जाएगी? खांसी वाले पेशेंटों में दी जाएगी। और वहीं बात करें डाइफेनॉक्सलेट की, तो डाइफेनॉक्सलेट क्या है? ओपोइड ड्रग्स है। क्या है? ओपोइड ड्रग्स है। तो इस कंडीशन में हम कौन सी देंगे? लोपेरामाइड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई?
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा बार ये आता है कि पेनिसिलिन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड की गई। तो पेनिसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या की गई, डिस्कवर्ड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नॉन एज। बेबी के जो मूवमेंट को मदर के द्वारा फील होना क्या कहलाएगा, प्रेग्नेंट मदर के द्वारा बेबी के मूवमेंट को फेल्ट होना क्या कहलाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्विकनिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्विकनिंग बोलते हैं। कब ये देखने को मिल सकती है, वही हम आगे बात करें। लाइटनिंग, लाइटनिंग किसे कहेंगे, लाइटनिंग है प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक के अंदर जो बेबी होता है वो आ जाना, उसको हम क्या बोलें, नीचे खिसक जाना, उसको हम लाइटनिंग बोलेंगे। एंगेजमेंट, बेबी ड्रॉपिंग, बेबी के ड्रॉपिंग होने की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट बोलेंगे। और बैलेटमेंट, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग जो बेबीज होते हैं यानी कि बेबी क्या करते हैं, घूमते हुए रहते हैं, उसको हम बोलेंगे बैलेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड कॉर्पल्स आर फॉर्म्ड इन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, रेड बोन मैरो में। कहाँ होगा, रेड बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टेलाइज्ड बाय। डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती है वो किसके द्वारा स्टेलाइज की जाती है, तो डिस्पोजेबल सिरिंज किसके द्वारा करेंगे हम, एथाइल ऑक्साइड के द्वारा, एथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा क्या करेंगे, उसको स्टेलाइज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव टेक्निक्स हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव स्टेरिलाइजेशन क्या है, टेक्निक है। इसमें हम आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग के यूज़ में लेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज लेंगे। वहीं हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये भी क्या है, स्टेरिलाइजेशन की एक टेक्निक है। बॉइलिंग, बॉइलिंग के अंदर भी हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, बॉईल करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो सारी अल्ट्रा वायलेट भी है और बॉइलिंग भी है। बॉइलिंग में हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीनेशन इज़ फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट। डीपीटी जो वैक्सीन हम देते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करती है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनस को, किसको, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डीपीटी वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकम्पलिश्ड बाय। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र अगर हो रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो उस कंडीशन को हम किसके द्वारा करेंगे, तो किसके द्वारा होती है ये, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे पहले मैन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा यूज में लिया गया। ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहले यूज में लिया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो सबसे पहला मेटल कौन सा है, कॉपर, जो ह्यूमंस के द्वारा यूज में लिया गया। एक कब लिया गया, ये 10,000 साल पहले। बात करें 10,000 ईयर्स पहले ये यूज में लिया जाने वाला, 10 साल से भी ज़्यादा इसको समय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नर्व सेल डेट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। कौन सी नर्व सेल इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस टू पेरिफेरी की तरफ लेके आती है, तो कौन सी लेके आती है, एफरेंट न्यूरॉन्स। कौन सी लाती है, एफरेंट न्यूरॉन्स क्या वो करती है, जो
इम्पल्स होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस? फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल है? कौन सी रेस्पॉन्सिबल है? फीटस को प्रोटेक्शन यानी कि जो कुशन देती है वो कौन सी है? एमनेटिक फ्लूइड है। एमनेटिक फ्लूइड को क्या करता है? कुशन देता है, एक तकिया प्रोवाइड करता है, उससे हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिंग कवर बोलेंगे एमनेटिक फ्लूइड को। ये क्या है? क्लियर स्लाइटली येलोविश लिक्विड है। एमनेटिक फ्लूइड क्या है? क्लियर स्लाइटली येलोविश लिक्विड है। क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है जो क्या करता है? बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है। एट टर्म एमनेटिक फ्लूइड कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एट टर्म एमनेटिक फ्लूइड कितना होता है। तो एट टर्म एमनेटिक फ्लूइड होता है 600 से 800 ml। अगर किसी महिला के अंदर एमनेटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? किसी महिला के अंदर एमनेटिक फ्लूइड कम हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनास। क्या बोलेंगे? ओलिगो हाइड्रोमिनास। और ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पोली हाइड्रोमिनास। तो दो कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, ओलिगो हाइड्रोस और पोलिगो हाइड्रोमिनास मिनियोस। तो यानी कि अगर किसी महिला में एमनेटिक फ्लूइड कम हो गया तो उसको बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनास, और ज़्यादा हो गया उस कंडीशन को बोलेंगे पोली हाइड्रोमिनास। वहीं हम बात करें कि डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ क्या है? मॉडिफाइड म्यूकसल लाइनिंग है। क्या है? मॉडिफाइड म्यूकोसल लाइनिंग है। क्या है? लाइनिंग है। किसकी? यूट्रस की। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे करेंगे? जो ओवेरी की जो स्ट्रक्चर होती है उससे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो टेम्पररी एंडोक्राइन जो स्ट्रक्चर होती है उससे हम बोलेंगे, जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं उनके रप्चर्ड के हो जाने के बाद जो संरचना डेवलप होती है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। वही बात करें यॉक सेल क्या है? मेम्ब्रेन सेक होती है जो अराउंड होती है एम्ब्रियो के अराउंड जो संरचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं यॉक सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज। आयरन का मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाएगा? अगर आप आयरन लेना चाहते हैं सबसे ज़्यादा तो क्या करें? ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्डाइलाइटिस इज द नेम ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द। स्पॉन्डाइलाइटिस किसको अफेक्ट करती है? स्पॉन्डाइलाइटिस किसको अफेक्ट करेगी? तो स्पॉन्डाइलाइटिस किसको करेगी? स्पाइनल कॉलम को अफेक्ट करेगी। और स्पॉन्डाइलाइटिस क्या है? स्पॉन्डाइलाइटिस क्या है? इसको अपने स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती है वो बेंड हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसमें हमें जो बोन्स होगी वो बेंड देखने को मिलेगी। किसकी बोन्स? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी जो
बोन्स होगी वो क्या होगी, बैंड देखने को मिलेगी। तो इस अगर मान लो ये डिजीज हो जाती है, वर्टिब्रल बोन हो जाती है, तो पेशेंट क्या होता है, स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा, इस कंडीशन के कारण स्टैंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी नीड ए constant सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। प्रोटीन का डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होता है, यानी कि पहला ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेस्टिव होगा। तो पहला पार्ट कौन सा है जिसमें डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का, तो कहाँ होगा, स्टमक के अंदर। प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट है जो डाइजेशन स्टार्ट स्टमक से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ए पेशेंट is to be given 12 unit of insulin if 1 ml of insulin solution contain 40 units. How much insulin is to be given in 1 ml? In ml आपको देना कितना है, 12 यूनिट देना है, और 1 ml के इंसुलिन में कितना है, 40 यूनिट है, तो आप उसको कितना ml दोगे। बात करें अपन प्रिस्क्राइब डोज की, प्रिस्क्राइब डोज कितना है, 12 यूनिट है। क्या है, 12 यूनिट। 1 ml की सिरिंज है वो कितना दे रही है, 40 यूनिट दे रही है, तो 12 यूनिट देने के लिए हमें कितना देना है, तो 12/40 बराबर 0.3 ml। कितना देंगे हम, 0.3 ml देंगे। ठीक है, तो आपको अगर जैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको निकालना कैसे है, प्रिस्क्राइब कितना है, 12 यूनिट, 1 ml की में कितना यूनिट है, 40 यूनिट, तो 12/40 अब बराबर 0.3 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्स एक्सेप्टर्स बिकॉज। एक पर्सन है जो ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो एक्सेप्टर्स होगा। क्यों होता है वो एक्सेप्टर्स, इसलिए होता है क्योंकि दे हैव नो एंटीबॉडीज़ इन देयर ब्लड, इसके ब्लड में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। देखो बात करते हैं हम इसके बारे में कि ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो जो ए वाला ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा, बी वाले के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा, ए बी वाले के अंदर एंटीजन ए और बी पाया जाएगा, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा। वही बात करें एंटीबॉडी की, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटी बी पाई जाएगी, बी वाले के अंदर एंटी बी ए पाया जाएगा, ए बी वाले के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और ओ वाले के अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाएगी। इसीलिए हम जो ब्लड ग्रुप ए वाला है ए और ओ को डोनेट कर सकता है, बी वाला है बी और ओ को डोनेट कर सकता है। जो ए बी वाला है वो ए बी ए और बी ओ यानी कि सभी को डोनेट कर सकता है, और ओ वाला ओ को ही डोनेट कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पर्सन हु ए बी ब्लड ग्रुप एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। अगर एंटीबॉडीज़ पाई जाती तो ये किसी को भी क्या नहीं करता, ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ की जाती है एस्टिमेट ऑफ एज, किसके लिए, कौन सी एज के लिए, तो ये यूज़ की जाएगी फोसाइल के लिए। किसके लिए यूज़ की जाएगी, ये फोसाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंट ऑफ। BCG वैक्सीन कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, तो BCG वैक्सीन कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, BCG दी जाएगी TB के लिए। TB के पेशेंट को BCG दी जाती है, कौन सब, एट बर्थ। पोलियो के पेशेंट के लिए ओरल पोलियो
वैक्सीन दी जाएगी। डिप्थीरिया के पेशेंट के लिए हम डीपीटी देते हैं। टिटनस के लिए भी डीपीटी या टिटनस टॉक्सॉइड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम। जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है उसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसके अंदर पाया जाता है पटाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसे हम सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। वही हम बात करें पेप्सिन, तो पेप्सिन कहाँ से सिक्रेट होएगा? पेप्सिन सिक्रेट होएगा चीफ सेल ऑफ स्टमक। चीफ सेल ऑफ स्टमक से। कहाँ से? चीफ सेल ऑफ स्टमक। रेनिन, रेनिन आमद यूज में आता है जो रास सिस्टम है उसमें। किसमें? जो रास सिस्टम है उसमें काम आ जाता है, यानी कि एंजियोटेंसिनोजेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिनोजेंस। एंजियोटेंसिनोजेंस वो भी इसको बोलते हैं, यानी कि रेनिन में यूज में लिया जाता है। रेनिन की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसमें ये काम आता है रेस सिस्टम में। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? जो एफरेंट आर्टेरियल्स होती है, एफरेंट आर्टेरियल्स होती है वहाँ से क्या होता है? ये सिक्रेट होता है। वहीं हम बात करें लाइपेज, इसको ये काम में आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट में इसका यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ एपीएस। किसके साइड इफेक्ट है? एपीएस के साइड, किसके साइड इफेक्ट हैं? एपीएस साइड इफेक्ट हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के। जब भी हम किसी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देंगे तो उसमें हमें एपीएस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स। 24 मंथ्स चिल्ड्रन के लिए हम कितना ORS देंगे जब वो स्टूल पास आउट कर रहा है? तो प्रत्येक स्टूल में हम लेस देन 24 मंथ वाले चिल्ड्रंस को 50 से 100 ml ORS देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटाइना इन आइज एक्ट एज। जो हमारी आइज में रेटाइना पाई जाती है वो एक्ट करती है किसमें? फिल्म इन द कैमरा। फिल्म इन द कैमरा के रूप में क्या करती है? एक्ट करती है आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गौंड्स पाई जाती है। देखो अभी 8% में, अगर 8% में यो क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में आ जाएगी भील। क्या आ जाएगा? भील सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जब सन 2018 में ये क्वेश्चन आया था तब यहाँ पर आंसर था गौंड्स। और 8% अगर ये क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर गौंड्स ना रखकर भील कहता है तो भील आपका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट। इनमें से यूरिन रिटेंशन का पॉसिबल कॉज कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अगर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी यूरिन रिटेंशन होने के चांसेस रहेगी। सर्जरी या ट्रॉमा अगर होता है तो उस कंडीशन में होने की संभावना रहेगी। अगर मसल्स ब्लैडर स्टिमुलेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी रिटेंशन ऑफ यूरिन की संभावना रहेगी। लेकिन आप किसी व्यक्ति को एल्बेंडाजोल दे रहे हो और एल्बेंडाजोल देने के बाद रिटेंशन ऑफ यूरिन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल में रिटेंशन ऑफ यूरिन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? लीवर।
कौन सी है? लीवर। इसका वेट कितना होता है? लीवर का वेट कितना होता है? 1.4 to 1.5 kg इसका वेट होता है। कहाँ पाई जाती है ये? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। द राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में पाई जाएगी, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। ये क्या काम करता है? लीवर ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसका स्टोरेज करता है, विटामिन B12 का स्टोरेज करता है, आयरन का स्टोरेज करता है, कॉपर का स्टोरेज करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल्स होते हैं उनको सिक्रेट करता है। तो ये लीवर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज ए फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स में यूज़ किया जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स में किसको यूज़ किया जाएगा? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ। क्या है? राइट फ्रीडम ऑफ फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन डू नॉट इंक्लूड। इनमें से एस्पिरिन का इफेक्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रिड्यूसिंग ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको रिड्यूस ये नहीं करती है, बल्कि क्या कर देती है? और बढ़ा देती है। एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है। क्या है ये? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है, जो क्या काम करता है? ट्रीट पेन, पेन को ट्रीटमेंट में, फीवर में, इन्फ्लामेशन में। तो क्या काम करेगा? फीवर को रिड्यूस करेगा, प्रोस्टेटिक ग्लैंड सिंथेसिस, इन्फ्लामेटरी टिश्यू कम करेगा, इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस को भी करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू डेट द बॉडी कंटेंट? इनमें से 4 कौन से टिश्यूज हैं जो बॉडी कंटेंट करके रखती है? तो कौन से टिश्यूज हैं? एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, मसल्स है और नर्वस टिश्यू है। कौन से हैं? एपिथेलियम, नर्वस, कनेक्टिव और मसल्स टिश्यू को क्या करती है? बॉडी कंटेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज इन। इनमें से कौन सी डिजीज में प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होने की संभावना रहेगी? तो कौन सी में? डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर। विटामिन B12 के सोर्सेज कौन से हैं? सभी के अंदर विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, तो सारे क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर पोलेंट नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंबुजेशन। कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है एयर पोल्यूशन? अमोनिया एयर पोल्यूशन नहीं करता। कौन नहीं करता? अमोनिया नहीं करता। एयर पोल्यूशन क्या है? जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशंस बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सभी क्या हैं? सबस्टेंस क्या है? एयर पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल केयरिंग फॉर मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट। अगर कोई नर्स मैनिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही है तो नर्स को यूनिट में कैसे
रहना चाहिए। तो नर्स को यूनिट में कैसे रहना चाहिए? चीयरफुल बट नॉट टू बी स्टिमुलेंट। चीयरफुल बट नॉट टू बी स्टिमुलेंट एक नर्स को रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम राजस्थान CHO सन 2020 के MCQs लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।